तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है तुम सबका आज की धमाकेदार क्लास में। तुम सबको पता है हमारी टॉप 500 स्पॉटिंग एरर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में तो भाई हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट धमाकेदार तरीके से इतने अच्छे से कवर किए हैं कि सबको ये सीरीज पसंद आ रही है। इन सीरीज पे मैं तुम्हें सारे के सारे जितने भी स्पॉटिंग एरर्स हैं एग्जाम्स में जो आते हैं टॉप 500 वो करवा रहा हूँ, जो भी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। और इस पे हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम्स में एरर को फाइंड करते हैं, वो सब के सब डिटेल में बता रहा हूं। और ऐसे क्लास तुम्हें, अरे यूट्यूब में छोड़ो, तुम पेड कोर्स भी ले लोगे ना तो भी तुम्हें वहां ऐसी क्लास मिलने को देखने को मिलेगी नहीं। इसलिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं। इन क्लासेस को अगर तुम्हें सच में पसंद आएगी, पहले आराम से देख लो, पढ़ लो, और अगर पढ़ने के बाद पसंद आएगी तो कमेंट्स पे अपना फीडबैक पक्का देना और अपने दोस्त को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पसंद आएगा ये तो। अब पहला जो आज का है क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास। हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स में से एक हमेशा क्लास के लिए लेट होता है, तो लेट टू द क्लास, क्लास के लिए लेट होता है, तो इसलिए टू वहां पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ही हैज बीन वार्न्ड बाय द टीचर। उसे टीचर के द्वारा बहुत बार वार्निंग मिल चुकी है मेनी टाइम्स, बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही कीप्स ऑन बीइंग लेट, वो हमेशा लेट ही आता है इतने बावजूद भी, इतने वार्निंग्स के। अब देखो, ही हैज बीन, अब बीन के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैज बीन वार्न्ड, ही हैज बीन वार्न्ड। ये तो बहुत ही इजी एरर था तुम्हारे पैसिव वॉइस का कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो वो बनता है हैज हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैज बीन वार्न्ड होगा। सिंपल। तो हमको इसका मतलब है इस वाले पार्ट में एरर हो गया, ही हैज बीन वार्न्ड, पैसिव वॉइस सबने पढ़ा होगा और ये तुम्हारा सीजीएल में भी आया था, तो थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ, बीन के साथ। अब नेक्स्ट है, देयर कैन बी प्रीशियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बिलो यू। तो तुम्हारे जस्ट नीचे सरफेस में हम बोल रहे हैं बहुत सारे कीमती डायमंड्स और मेटल्स हो सकते हैं। अब बताओ जरा एरर कहां पे है? प्रेपोजिशन का एरर है, सिंपल सा है। सरफेस, इन द सरफेस, सरफेस के नीचे। अरे सरफेस के लिए तो ऑन आता है, जब कोई चीज किसी चीज के सरफेस के ऊपर रखी हो तो उसके लिए तो हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे प्रेपोजिशन का बेसिक सा है, ये मेरा हाथ है, ये सरफेस है, इसके ऊपर मैं ये पेन रखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? द पेन इज इन माई हैंड या ऑन माई हैंड? ऑन माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर है, सरफेस के नीचे नहीं है सरफेस के। तो हम बोल रहे हैं तुम्हारे नीचे सरफेस पे तुम्हें बहुत सारे डायमंड्स और मेटल्स मिल सकते हैं। तो अगर सरफेस की बात हो तो सरफेस के लिए इन नहीं ऑन का यूज करते हैं, तो इन नहीं आएगा, वहां पे ऑन आएगा। तो बेसिक सा बच्चों वाला एरर है तुम्हारे प्रेपोजिशन चैप्टर का। सरफेस के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, ना कि इनका। इनका यूज करते हैं एरिया के लिए, सरफेस के लिए करते हैं ऑन, और पॉइंट के लिए करते हैं एट। तो पॉइंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नेक्स्ट, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, लड़का अपने दोस्तों के साथ एब्सेंट थे क्लास से जब टीचर आया। अब देखो, जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है यहाँ पे जरा बताना मुझे। देखो, जब एज वेल एज से, इस कंजंक्शन से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं। एक सब्जेक्ट तो ये है बॉय, ये है पहला सब्जेक्ट, और ये जो हिज फ्रेंड्स वो है सेकंड सब्जेक्ट। तो जब कंजंक्शन कौन सा हो, मेरे साथ बोलना, एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, ये सब के सब। और बहुत सारे होते हैं, लेड बाय, गवर्न बाय, एंड नॉट, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। जब इन कंजंक्शन से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो जो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट बॉय सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर नहीं आएगा, वहां पे वज आएगा। सिंपल है। अब इसके पीछे का लॉजिक बताऊं तो ये जो है हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है या कंजंक्शन के बाद वाला होता है, इसको हम फर्स्ट में इंक्लूड कर देते हैं। हम बोल रहे हैं लड़का एब्सेंट था अपने दोस्तों के साथ। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बोल रहे हैं लड़का था एब्सेंट, तो लड़का एब्सेंट था अपने दोस्तों के साथ, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो इसलिए जो भी, जब भी कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, जो ये वाले कंजंक्शन होते हैं, एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, अलोंग विद, ये सब के सब, तो इनके साथ हमेशा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और फर्स्ट सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। और याद रखना, जब हमारे कंजंक्शन होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जब ये पेयर वाले होते हैं तो हर एक चीज सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और जब केवल एक ही बार कंजंक्शन आए तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम्स में काम आएगा। अब नेक्स्ट, द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी यूसेज ऑफ द वर्कशॉप। अब फिर मैं हमेशा बोलता हूँ वोकैब आनी चाहिए, अगर वोकैब नहीं आएगी तो काम खराब हो जाएगा। पुट ऑफ भी तुम्हारी फ्रेजल वर्ब है, और विसेज का मतलब भी पता होना चाहिए। पुट ऑफ का मतलब, देखो पुट ऑफ के दो मीनिंग होते हैं। एक तो पुट ऑफ का मतलब होता है लूज इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट खो देना, अपना जोश खो देना। एक तो पुट ऑफ का मतलब होता है ये, और एक पुट ऑफ का मैंने मतलब पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन, किसी चीज को टाल देना,
पोस्टपोन कर देना। अब बताओ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम किसका यूज कर रहे होंगे, पोस्टपोन की बात कर रहे होंगे कि लूज इंटरेस्ट की बात कर रहे होंगे। तुम बोलोगे सर अभी भी समझ में नहीं है। अगर तुम्हें विशेष का मतलब पता चल जाए तो समझ पाएगा। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का चेहरा, किसी पर्सन का फेस। अब बता दो जरा ध्यान से सुनना। देखो हम बोल रहे हैं जो इन्वेस्टर थे, जो रुपए लगाते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया जब उन्होंने डर्टी वर्कशॉप का चेहरा देखा। मतलब जब जो दुकान थी, वर्कशॉप थी, जो भी थी, उसका जब उन्होंने चेहरा देखा कि इतनी गंदी दुकान है इतनी, तो उनका जो इंटरेस्ट था वो लूज हो गया। तो हम लूज इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, पुट ऑफ बिल्कुल सही है। बाय द डर्टी वेस्टेज ऑफ द शॉप वर्कशॉप, इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर के साथ वर आया है, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर यहाँ पे है। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, पुट ऑफ का मतलब होता है लूज इंटरेस्ट, बाय द डर्टी वेस्टेज ऑफ द वर्कशॉप, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। पर्सन का फेस या किसी भी चीज का फेस, उसी को बोलते हैं हम वेसेज। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। हम ह्यूमन के दिमाग को और उसके बिहेवियर को जो जानते हैं, उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, और डिफाइंड के साथ हमेशा आता है एज, डिफाइंड एज। कैसे देखते हैं हम उसको, साइंटिफिक स्टडी है ये साइकी और बिहेवियर की, तो डिफाइंड एज होता है। और यहाँ पे एज मिसिंग था तो हमने इसी में एरर कर दिया, तो डिफाइंड एज होगा। सिंपल एरर है, तुम्हारे सीपी में पूछा गया था मॉर्निंग की शिफ्ट में। नेक्स्ट आता है एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज इनडेफेटिगेबल करेज एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड। तो सब के सब बड़े सरप्राइज थे, चौंक रखे थे उसके कभी ना खत्म होने वाले जोश को और उसके दृढ़ निश्चय को देख के, जो कि उसने जो चाहता था उसको अचीव करने में लगाया। अब देखो जरा, इनडेफिकेटेबल, देखो फैटीग, फटीग मतलब होता है थकना, टायर्ड होना। ये फटीग वर्ड है, टायर होना, थकना। और इसका आगे लग गया है इन, तो इनडेफिटिगेबल इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी थकता नहीं है। तो बिना थकने वाले करेज और डिटर्मिनेशन को देख के सब के सब हैरान थे। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तुम बोलोगे सर कैसे पता चलता है कोई एरर नहीं है, आप कर लेते हो, हम नहीं कर पाते हैं। देखो जरा कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा, एवरीवन, हर एक, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, हर एक की बात करें तो एक में फोकस है, तो इसका अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आई है। और वर्स वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, सबके सब सरप्राइज थे, एट हिज इनफैटिगेबल करेज, उनसे करेज को देख के जो कभी ना खत्म होने वाला था, और डिटर्मिनेशन को देख के, दोनों को दोनों नाउन ही है, और एंड जो होता है वो नाउन को, डिटर्मिनेशन और करेज को, दो नाउन को ही जोड़ता है। टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड, तो ये भी पास्ट में है, व्हाट ही डिजायर्ड, जो वो चाहता था उसने उसको हासिल किया, उसको देख के सब सरप्राइज थे। तो कोई एरर वहां पे है नहीं। एरर जो होता है वो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, या तो आर्टिकल्स में होगा, या तो टेंस में होगा, या तो किसी भी पार्ट में होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, ऐसे नहीं होता है एरर। बच्चों ने जिसने पढ़ा नहीं होता है वो डरता है, अरे एरर कैसे ढूंढते हैं, इसमें हो गया तो, इसमें हो गया तो। नहीं, जब तुम सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो तुम एरर आराम से ढूंढ लोगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होता है। ही टुक अ हरिड ग्लैंस ऑन द न्यूज़पेपर एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क, उसने अचानक से, ग्लैंस मतलब होता है एक नजर देखना बस, तो उसने एक नजर देखा न्यूज़पेपर की तरफ, और तब वो स्विफ्टली मतलब तेजी से अपने काम के लिए चला गया। तो अपने काम के लिए चला गया, बस न्यूज़पेपर में उसने हल्का सा ऐसी नजर फिरी। अब बता दो, ही टुक अ हरिडली ग्लैंस्ड होगा क्या, नहीं, ही टुक अ हरिड ग्लैंस ऑन द न्यूज़पेपर कि एट द न्यूज़पेपर, एट द न्यूज़पेपर। ग्लैंस एट समथिंग होता है, याद रखना, प्रपोजिशन का एरर है। ग्लैंस किसी चीज पे हम देखते हैं ना, किसी चीज पे हम एक नजर मारते हैं तो किसी चीज पे, और पे के लाता है एट, तो ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर, ग्लैंस एट द फोन, ग्लैंस एट द टेलीविजन, ग्लैंस एट द मैसेज। तो ग्लैंस के साथ एट का यूज करते हैं क्योंकि किसी चीज पे हम नजर मारते हैं। तो उसने एक हल्की सी नजर मारी न्यूज़पेपर में, उसके बाद तेजी से अपने काम की तरफ बढ़ गया, तो ग्लैंस ऑन नहीं होता है, न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं, न्यूज़पेपर पे, और पे के लिए एट का यूज करते हैं हम। जैसे शाउट एट करते हैं, बार्क एट करते हैं, येल एट करते हैं, सरप्राइज्ड एट होता है। माय ग्रैनी सेज, मेरी दादी कहती है, दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट, कि ये बिल्कुल सही है, टू गेट मैरिड यंग, कि तुम छोटी एज में ही शादी कर लो, ऐसे उनकी ग्रैंड मदर कहती है। दो, हालांकि आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विद हर अ बिट ऑन दिस, हालांकि मैं उनसे इस बात में सहमत नहीं हूं। तो मेरी ग्रैंड मदर कहती है कि छोटी एज में शादी करना अच्छी बात है, लेकिन हालांकि इस पॉइंट में मैं उनके साथ एब्सोल्युटली एग्री नहीं हूं। तो मैंने आंसर दे दिया है, एग्री है वर्ब, और इसी वर्ब के लिए आया है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है एडजेक्टिव। अब तुम मुझे बताओ, वर्ब को जो डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है कि एडवर्ब होता है? सबके सब कमेंट पे बताओ आंसर। वर्ब के लिए जो आता है
उसका नाम एडजेक्टिव होता है कि एडवर्ब होता है? तुम बोलोगे सर उसका नाम एडवर्ब होता है, तभी तो नाम एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को डिफाइन करता है। तो वर्ब के लिए जो आता है वो एडजेक्टिव नहीं होता है। हमको यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमको एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब होगा एब्सोल्युटली, ये है एडवर्ब। एडवर्ब कब बनता है? जब एडजेक्टिव के ही पीछे हम एलवाई लगा लेते हैं तो उसका एडवर्ब बन जाता है, और हमको यहाँ पे एडवर्ब चाहिए जो वर्ब को डिफाइन करे, तभी तो उसका नाम एडवर्ब है, जो वर्ब में मीनिंग ऐड करता है। तो हम बोल रहे हैं, मेरी ग्रैंड मदर कहती है कि ये बिल्कुल सही है कि तुम छोटी एज में शादी कर लो, हालांकि दो या ऑल दो, हालांकि मैं इस बात से एब्सोल्युटली एग्री नहीं करता हूं उनसे। सिंपल। तो इसका मतलब है एब्सोल्युटली एग्री होगा, ना कि एब्सोल्यूट एग्री। चलो, एज इन यूजुअल। अब देखो, एज इज यूजुअल के आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है, और मुझे पता है इंडिया के बच्चे बच्चे को पता है, एज इज यूजुअल नहीं होता है। क्या होता है? एज यूजुअल। एज यूजुअल होता है, सबको पता ही है। तो डी पार्ट में एरर हो गया है। लेकिन फिर भी तुम बोलोगे सर आंसर तो आ चुका है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका मीनिंग भी जानना है, क्योंकि टीचर लोग सीधा आगे बढ़ जाते हैं और मीनिंग नहीं बताते हैं, और हमको जिंदगी भर तक मीनिंग पता चल नहीं पाता है इन क्वेश्चंस का, और हम उसको रट देते हैं। तो मैं पूरा मीनिंग बताऊंगा। एज यूजुअल हम बोलते हैं, हालांकि एज यूजुअल मतलब वो चीज जो समानता होती है विद स्टोरीज ऑफ दिस जॉनरा। तो इस शैली की जो स्टोरीज हैं, हालांकि इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑफ देयर वेरिंग सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज। तो हम बोल रहे हैं बहुत सारी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं अलग अलग, सबकी सबके सब अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग चीजों को कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी द यंगस्टर्स, जो युवा हैं, हैव फॉलन इन लव विद ईच अदर मैडली। तो वो एक दूसरे के लिए पागल हैं प्यार में। हम बोल रहे हैं सबका अलग अलग सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, लेकिन फिर भी आज के जो युवा है वो एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। तो यही इसका मीनिंग है, यही इस जॉनरा की स्टोरी है, आजकल की स्टोरी। ही वॉज इनफ टॉल टू बी एडमिटेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब होता है जो हमारी सेना होती है, आर्मी होती है। तो हम बोल रहे हैं भाई वो उतना इनफ तो था, टॉल, इतना लंबा तो था वो कि वो भर्ती हो जाए आर्म फोर्सेस में, इतना तो लंबा था वो। तो ही वॉज इनफ टॉल। तो इनफ टॉल नहीं होता है, सबने जिसने मेरे साथ पहली क्लास पढ़ी है उसको पता है। ही वॉज इनफ टॉल नहीं, ही वॉज टॉल इनफ होता है। भाई वो इतना टॉल तो था, वो इतना टॉल तो था कि वो भर्ती हो जाता, क्यों नहीं हुआ भर्ती? तो इतना इनफ तो था। तो याद रखना, एडजेक्टिव की सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की, उसके बाद इनफ आता है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और फिर से कॉन्सेप्ट आ चुका है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे हमेशा एरर आते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, जैसे कि टॉल, उसके बाद इनफ आएगा। मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी लिख सकता हूं, जैसे कि टॉल इनफ, रिच इनफ, पुअर इनफ, बैड इनफ, शॉर्ट इनफ। तो पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, उसके बाद इनफ आता है। और अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन में उल्टा होता है, नाउन पे पहले इनफ आता है और उसके बाद फिर नाउन आता है। याद रखना, इनफ के बाद नाउन आएगा। और मैंने इसका एग्जांपल भी किया था, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग इनफ, तो पहले मैं स्ट्रॉन्ग बोलूंगा फिर इनफ बोलूंगा। स्ट्रॉन्ग है हमारा एडजेक्टिव, तो स्ट्रॉन्ग इनफ। लेकिन अगर हम नाउन की बात करें तो इनफ स्ट्रेंथ बोलना पड़ेगा। इनफ प्लस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नाउन है, तो पहले इनफ आता है फिर स्ट्रेंथ नाउन आता है। तो याद रखना, नाउन से पहले इनफ आता है और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ आता है। और इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री ही आती है टॉल इनफ। टॉलर इनफ नहीं बोल सकते तुम, टॉल इनफ ही होगा वो। तो ये एग्जाम में बहुत भर भर के आता है और इसमें वो ऐसी एरर करता है, कभी वो इनफ को आगे दे देगा, कभी नाउन के पीछे दे देगा, कभी इनफ के साथ वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री दे देगा। जैसे वो ऐसे बोल देगा ही वाज टॉलर इनफ, तो टॉलर इनफ नहीं होगा, टॉल इनफ होगा वहां पे। या ऐसे देता है वो ही वाज एल्डर इनफ, तो एल्डर इनफ नहीं होगा, ओल्ड इनफ होगा वहां पे। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहो, जो वर्ड्स में बोल रहा हूं वो एग्जाम में देता है ही वाज एल्डर इनफ, तो एल्डर इनफ नहीं, ओल्ड इनफ होगा वहां पे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। द नाइट वाज रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी। तो नाइट जो था, योद्धा था, उसको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले, तारीफें मिली राजा से उसके बहादुरी के लिए। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, नाइट मतलब है योद्धा, तुमने देखा होगा जो बिल्कुल हेलमेट वगैरह पहनते हैं। तो देखो नाइट है, इसको मिला, ये है सब्जेक्ट हमारा, ये हमारा डुअर भी है, इसको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले राजा के द्वारा। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और देखो जब हमारा डुअर आगे है, सब्जेक्ट आगे है, कर्ता आगे है, जिसको कि राजा के द्वारा मिला, तो ये जब आगे है तो उसका मतलब एक्टिवाइज की बात कर रहे हैं, और एक्टिवाइज की बात कर रहे हैं तो वहां पे वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिवाइज क्यों लगाया भाई? इस वॉज को हटा दो, नाइट रिसीव्ड केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलो, योद्धा को मिला बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स राजा के द्वारा। तो तुमको सब दिख रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट्स, ऑब्जेक्ट। नाइट रिसीव्ड, राइट, नाइट को मिला, व्हाट क्या मिला?
तारीफें मिली, ऑब्जेक्ट है जो वर्ड का रिप्लाई देता है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जब ये एक्टिव वॉइस है, डूअर आगे है, तो उसको एक्टिव वॉइस में लिखो, और एक्टिव वॉइस में वर्स वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है, केवल सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट सिंपल पास्ट लिखेंगे, द नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग। अब तुम बोलोगे सर कुछ कुछ बच्चे होते हैं इसलिए बता रहा हूं कि सर एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में वर्स वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको कैसे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस नहीं है? तो वही बता रहा हूँ इतनी देर से कि जब जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें डूअर आगे होता है, और पैसिव वॉइस जो होती है उसमें डूअर के द्वारा जो काम होता है वो आगे होता है। अगर इसका उल्टा होता तो हम पता कैसा होता पैसिव वॉइस में, कॉम्प्लीमेंट्स वाज रिसीव्ड, तब ऐसे टाइप का कुछ सेंटेंस बना होता, फ्रॉम द किंग टू द नाइट, ये सब होता वहां पे। इसका मतलब है वाज रिसीव्ड नहीं होगा, केवल रिसीव्ड होगा, हमारा ये एक्टिव वॉइस है। ऐसे मेरे साथ चीजों को पढ़ते रहो, इतनी डिटेल में मैं बोलता रहा हूं, तुम पेड कोर्स भी ले लो किसी का, इतनी डिटेल में तुम्हें मिलेगा नहीं जो यूट्यूब में तुम्हें 500 एरर्स में मैंने करवाया है, पूरी की पूरी वैल्यू दी है। द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज, तो दुश्मनों का जो हेलीकॉप्टर था, हवर्ड एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर, तो उनके बंकर होते हैं जहां पे सैनिक लोग छुपे होते हैं, तो उनके ऊपर जो दुश्मनों का हेलीकॉप्टर था वो उड़ रहा था। हवर मतलब होता है उड़ रहा था, पास्ट की फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हवर्ड इसी वर्ब के लिए आया है एग्जैक्ट, जो वर्ब के लिए आता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बदलने में क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे एलवाई लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली। देखो वर्ब के लिए जो आता है वो एडजेक्टिव नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है, तो एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा। और एडवर्ब कैसे बनता है, देखो मैंने बार बार बताया है, नाउन के पीछे जब एलवाई जोड़ोगे तो वो बनेगा एडजेक्टिव। मेरे साथ बोलना, नाउन के पीछे, हाँ भाई ये नहीं बोल रहा है, इसे लग रहा है कि सन्नी देख रहे हैं, भैया मैं सबको देख रहा हूँ, ध्यान से बोल रहे क्या बोल रहा हूँ। तो नाउन के पीछे जब एलवाई लगता है तो इसको ये बनता है एडजेक्टिव। देखो अभी भी नहीं बोल रहा है, साथ बोल। और जब एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लगता है तो फिर वो बनता है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लगा दो, एडजेक्टिव था एग्जैक्ट, इसके पीछे एलवाई लगा दिया, एग्जैक्टली बन गया, एडवर्ब बन गया। और वर्ब को उड़ रहा था हेलीकॉप्टर, कहां उड़ रहा था, एग्जैक्टली ओवर देयर बंकर, उनके बंकर के ऊपर उड़ रहा था। तो उड़ने को डिफाइन कर रहा है ये, ना कि हेलीकॉप्टर को। तो एग्जैक्ट उड़ने को डिफाइन कर रहा है, वर्ब को जो डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है। लो भैया, तो तुरंत हमको आंसर आ गया है। हर एक चीज समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि भैया एग्जाम में सिलेक्शन केवल ये क्लास पढ़ा के नहीं होगा, एग्जाम में सिलेक्शन केवल ऊपर से टिक मार के नहीं होगा कि भाई ये इसका ये आंसर है। एग्जाम में सिलेक्शन होगा कॉन्सेप्ट को समझ के, और कॉन्सेप्ट को समझोगे, रटोगे नहीं तो सिलेक्शन होगा, और रटोगे तो भाई कुछ नहीं है फिर उनका। फॉर्चुनेटली हमारे भाग्यवश ही पास द एग्जाम्स, उसने एग्जाम्स को पास कर लिया विद डिंट ऑफ शेयर हार्डवर्क एंड डिलीजेंस। हार्डवर्क मतलब होता है कठिन परिश्रम, और डिलीजेंस मतलब होता है मेहनत। तो मेहनत और कठिन परिश्रम के बदौलत उसने एग्जाम को पास कर लिया, भाग्यवश। तो विद डिंट ऑफ नहीं होता है, देखो ये गलत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा फ्रेज है, इसको याद कर लेना सबके सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ये होता है बाय डिंट ऑफ, याद रखना, बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ। इसको तुम बोल सकते हो बाय मीन्स ऑफ, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बाय मीन्स ऑफ भी हमको समझ पे नहीं आया, तो इसका मतलब लिखो के बल पर। जब तुम किसी चीज के बल पे कोई काम करते हो तो उसी को बोलते हैं बाय डिंट ऑफ, के बल पर। तो हम बोल रहे हैं भाग्यवश उसने एग्जाम्स को पास कर लिया अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर, तो बाय डिंट ऑफ होता है, इसका मतलब होता है के बल पर। तो अपने मेहनत और हार्डवर्क के बल पर उसने इस सारे एग्जाम्स को पास कर लिया। तो बाय डिंट ऑफ होता है, ना कि विद डिंट ऑफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फ्रेजेस होते हैं जो तुम्हारा सिलेक्शन दिलवाते हैं, तो इन फ्रेजेस को याद करते रहा करो। इन्हीं क्लास में मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे तुम्हें वैल्यू मिलेगी, ऐसे हीरे तुम्हें दिखेंगे कि तुम चुन चुन के अपने झोली में डालते रहो बस। These experiments had been going on since several months. तो ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे बहुत महीनों से या कुछ महीनों से। तो several months, अब हमको ये several months बताओ कितने महीनों से चल रहे थे। अगर मैं किसी से पूछ लूं हाँ भाई ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कुछ महीनों से, तो बता भाई कितने महीने से, 4 5 6, तो बोलोगे सर नहीं पता हमको। नहीं पता है इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता, पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है कि फॉर। तुम सब के सब बोलोगे अरे सर ये तो बहुत ईजी था, ये तो हमने पहले ही कमेंट्स में आंसर दे दिया था। तो लिख दो सर सबके सब कमेंट्स में, जब हमको एग्जैक्ट टाइम गिवन होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो आता है सिंस। और जब एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं होता है, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम गिवन होता है, जैसे 2 months 3 years 5 years 2 days, तो वहां पे तब फॉर आता है, जब एग्जैक्ट नहीं गिवन होता। अभी हमको एग्जैक्ट मंथ नहीं गिवन कितने हैं, तो हम वहां पे फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को, हर शनिवार को, योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, तो तुम्हारी मम्मी एक पुडिंग बनाती है, इजंट शी, नहीं बनाती क्या वो। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन टैग का एरर है।
देखो क्वेश्चन टैग में होता क्या है, तुम सबने पढ़ा भी होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको एक मैं ओवर थ्रू दे रहा हूं। एक तुम्हारा स्टेटमेंट होता है और उसका तुम्हें उसको कंफर्म करने के लिए उस स्टेटमेंट को तुम्हें लास्ट में क्वेश्चन पूछना पड़ता है। जैसे हम पूछते नहीं, मैं बोलूंगा तुम्हें, सुनो तुम सबने रिवाइज कर लिया, नहीं किया क्या? तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नहीं किया क्या, वो उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे मैं बोलूंगा सुनो खाना खा लिया, नहीं खाया क्या? तो तुमने हाँ सर खा लिया। तो कंफर्म करने के लिए मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, उसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग क्या होता है? जो स्टेटमेंट का हेल्पिंग वर्ब है वही क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब आता है। जो स्टेट का सब्जेक्ट है स्टेटमेंट का, वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए होता है, वही जो स्टेटमेंट का हो। तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है मदर, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है नहीं, ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पे हम डू डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मदर है तो मदर अपने साथ लेगी डज, तो यहाँ पे हम बोलेंगे डजंट शी, डजंट शी, ना कि इजंट शी। यहाँ पे होगा डजंट शी, डज हो जाएगा मदर के साथ, डजंट शी। तो तुम्हारी मम्मी पुडिंग बनाती है, नहीं बनाती क्या? तो डजंट शी वहां पे होगा। वही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए होता है जो स्टेटमेंट में हो। स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है शी, उसकी मम्मी, और हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे डू डज। तो सिंगुलर है तो डज लेगा अपने साथ, डजंट शी, और नेगेटिव हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट आगे, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम। हम बोल रहे हैं वो लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, मतलब वो एरिया जो समुद्र के पास रहता है। वर इवैक्यूएटेड, उनको निकाल दिया था। इवैक्यूएट मतलब होता है निकाल देना, किसी कठिन जगह से किसी सुरक्षित जगह में ले आना। तो उनको निकाल दिया गया था बाय टाइम, टाइम के द्वारा। अरे टाइम के द्वारा कि टाइम पे निकाल दिया था? अरे टाइम पे निकाल दिया था। तो टाइम पे होगा तो ऑन टाइम होगा, ना कि बाय टाइम। अरे बाय तो तब आता है जब किसी इंसान के द्वारा कोई काम होता है, जैसे बाय राम, बाय शाम। तो जब किसी इंसान के द्वारा कोई काम होता है तो उसके लिए बाय हम बोलते हैं, बाय राम बाय शाम। लेकिन हम बोल रहे हैं सबको, कोस्टल एरियाज में रहने वालों को समय से वहां से निकाल दिया था, तो समय पे निकाल दिया था, तो ऑन टाइम होगा, समय पे निकाल दिया था, ऑन टाइम, ना कि बाय टाइम। तो बहुत इजी है, तुम्हारा प्रेपोजिशन का एरर है। तो बाय टाइम नहीं होता है, ऑन टाइम होता है। टाइम पे, जब हमको बोला टाइम पे समय पे, तो ऑन टाइम। हम बोले कल टाइम पे आ जाना, तो ऑन टाइम, रीच देयर ऑन टाइम, तो टाइम पे आ जाना। अच्छा, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्पेयर ऑफ नॉलेज। हम बोल रहे हैं 17वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारे महान डेवलपमेंट्स में एट द स्पेयर ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान के क्षेत्र पे बहुत सारे बहुत बड़े विकास हुए। तो बताओ, इन द स्पेयर ऑफ नॉलेज, एट द स्पेयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में, ना कि पे, एट नहीं, इन आएगा वहां पे। तो एट के जगह यहाँ पे करो इन, इन द स्पेयर ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे विकास होंगे, ज्ञान के क्षेत्र के ऊपर थोड़े होंगे जो एट का यूज करेंगे, इन द स्पेयर ऑफ नॉलेज। तो अगर नॉलेज का स्पेयर इतना है तो उसके अंदर बोल रहे ना हम बोल रहे ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे हमारे विकास हुए, बहुत महान महान 17वीं शताब्दी के दौरान। तो इसका मतलब जो हमारा एरर है वो एट पे है, एट नहीं होगा, इन होगा। इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में, ना कि उसके ऊपर। सरफेस थोड़े जो ऐड करेंगे उस पर या ऑन करेंगे। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद विग्स, ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस। जो जेंटलमैन था उसके पास एक सूटकेस था फुल विद, जो कि भरा हुआ था विग्स से। विग मतलब होता है जो नकली बाल होते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है जो हमारी ज्वेलरी वगैरह हम पहनते हैं, और ड्रेसेस से। उसका पूरा का पूरा सूटकेस बक्सा भरा हुआ था। तो फुल विद होता है, उसका बक्सा विक्स के साथ था कि विक्स से भरा हुआ था, तो फुल ऑफ होता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है, फुल ऑफ बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे दिस टैंक इज फुल ऑफ वाटर, ये टैंक पूरा पानी से भरा हुआ है, तो फुल ऑफ होता है, ना कि फुल विद। विद मतलब होता है के साथ। तो ये बक्सा विक्स के साथ थोड़ा था, बक्सा विक्स से भरा हुआ था, तो फुल ऑफ होगा वहां पे, तो फुल ऑफ होता है। सिंपल सा एरर है तुम्हारा, और बच्चा बच्चा भी कर देगा इसको कॉमन सेंस से। नेक्स्ट, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। तुम्हें इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कि अपना काम वो खुद से कंप्लीट करें। तो चिल्ड्रन सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल है? जरा सबके सब बताओ मुझे, चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रंस। गलत बोल रहे हो, सुनो, सिंगुलर होता है चाइल्ड और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, प्लूरल याद रखना। और जब नाउन प्लूरल हो तो उसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, हिमसेल्फ तो सिंगुलर होता है, हिमसेल्फ नहीं देमसेल्फ, याद रखना, देमसेल्फ यूज करेंगे हम, क्योंकि चिल्ड्रन तो है बहुत सारे, तो उन सबको अपने से काम करना चाहिए, तो हिमसेल्फ सिंगुलर नहीं आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और हिमसेल्फ तो देखो, अगर लड़का है ही एक है तो इसके लिए आएगा हिमसेल्फ, एक लड़के के लिए हिमसेल्फ आएगा। और मान लो अगर बहुत सारे हैं दे,
बहुत सारे, तो इन बहुत सारों के लिए हिमसेल्फ आएगा कि देमसेल्फ आएगा? तुम बोलोगे सर इनके लिए तो देमसेल्फ आएगा। एक लड़का होता तो हिमसेल्फ, और बहुत सारे हैं तो देमसेल्फ। तो यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही कि बहुत सारों की, बहुत सारों की, तो हिमसेल्फ आएगा कि देमसेल्फ आएगा? देमसेल्फ आएगा। अब तुम बोलोगे अरे सर ये तो समझ में आ गया, पूरा कहानी खत्म हो गई पूरी, आपने समझा दिया अच्छे से, और क्या बचा है इसमें? तो ओपन योर बुक्स एट पेज 10th। अपनी बुक खोलो पेज नंबर 10 में। आंसर मैंने बोल चुका है पेज नंबर 10 में। देखो जरा ध्यान से सुनो, हालांकि बहुत ही मतलब लल्लू पल्लू वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है ना, कमरिया करेला पालो, आगे लिख दो जरा। तो जो लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में फंसते हैं हम। कैसे? देखो एक होता है 10th और एक होता है 10। इन दोनों में जरा मुझे कोई डिफरेंस बता दे तो भाई हम खुश हो जाए। जरा बता दो, डिफरेंस बता दो दोनों में। सुनो जरा, 10th दिखाता है पोजीशन को, भाई 10th नंबर पे बैठा है वो, पोजीशन को दिखाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे बैठा है भाई, फर्स्ट बेंच पे, सेकंड बेंच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। तो 10th दिखाता है पोजीशन को, भाई 10th नंबर पे बैठा है वो। और 10 जो ये होता है 10, ये दिखाता है नंबर को, ये दिखाता है पोजीशन को, ये दिखाता है नंबर को। जैसे कोई बोलेगा भाई कितनी टॉफी चाहिए, तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टॉफीज चाहिए। भाई कितने मार्क्स आए तेरे? 10 मार्क्स आए। तो 10 दिखाता है नंबर को और 10th दिखाता है पोजीशन को। यहाँ पे हमको पेज नंबर किसकी बात करें हम, नंबर की पोजीशन की? तो बोलोगे सर पेज नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम, तो नंबर की बात करें, कौन से नंबर के पेज में आओ? 10 नंबर का पेज खोलो, तो 10th नहीं आएगा, 10 आएगा वहां पे, पेज 10। ओपन योर बुक्स एट पेज 10। 10 पेज में खोलो, हम नंबर की बात करें पेज के, पेज का नंबर होता है ना 1 2 3 4, ना कि पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इतना लुल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन था ये, लेकिन तुम्हारा सीजीएल मेंस में पूछा गया था, सोच लो, टियर 2 में। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, तो बच्चों वाले होते हैं। अगर एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में गलत नहीं करोगे। एग्जाम में अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर एग्जाम में वहां पे बेड़ा गर्क हो जाता है। A misunderstanding has crept between he and his sister। हम बोल रहे हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है उसके और उसकी बहन के बीच में, और भैया मिसअंडरस्टैंडिंग ही रिलेशनशिप को खराब करते हैं, समझ गए होंगे लोग। तो बिटवीन है प्रेपोजिशन, और मुझे बताओ प्रेपोजिशन अपने बाद लेता है अपना ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन तो हमेशा अपने बाद देता है अपना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ही नहीं आएगा, हिम आएगा। सिंपल सा एरर है तुम्हारा प्रेपोजिशन का, तो बिटवीन ही गलत है। अच्छा बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमको नहीं समझ पाया, प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, जरा बोल दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी तो पढ़ रहे हैं जो पहली बार इंग्लिश देख रहे हैं। देखो जरा सुनो, जो प्रेपोजिशन होता है बाय, टू, अंडर, कोई भी प्रेपोजिशन हो, याद रखना वो हमेशा अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, अपना सब्जेक्ट नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और अगर तुमको जानना है क्यों लेता है, तो बेसिक क्लास पे मैंने करवाया है, तुम यूट्यूब में जाना और तुम्हें एक भोकाल सीरीज दिखेगी ग्रामर की, उसके जो मैंने पहले पहले करवाए हैं तुम्हारी बेसिक इंग्लिश के कॉन्सेप्ट, उनमें देख लेना। तो प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। इसे ना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम एक एग्जांपल अपने माइंड में बिठा लो। कैसे? जो तुम्हारा सपना है, शी टॉक्ड टू, आई बोलते हैं कि मी बोलते हैं, जरा सबके सब बताओ। उसने मेरे से बात की, अरे जिसके लिए मैं तड़प रहा था वो चीज पॉसिबल हो गई, चाहे सपने में हुई लेकिन हुई, है ना। तो शी टॉक्ड, ये है सब्जेक्ट शी, ये है वर्ब, और वर्ब के बाद आ गया प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा आई या मी लेगा ऑब्जेक्ट? तुम लोग शी टॉक्ड टू मी बोलते हैं हम, तो प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आता है, आई नहीं आता है, मी आता है। वैसे प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो ही नहीं आएगा, हिम आएगा। क्लियर है भाई सबको? प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, शी टॉक्ड टू मी, ना कि आई। सही है। आई गो विद माई फ्रेंड्स, तो जो प्रेपोजिशन के बाद ही होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये हमारा नॉर्मल आंसर हो गया, बहुत इजी है। स्कार्सली मतलब ना के बराबर, स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, उसने दवाई ली ही थी, उसका हेडेक तुरंत चला गया। तो भैया ऐसी दवाइयां भी होती है तुरंत चले गया, बताओ है? तो हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है जरा बताओ, हैज, हैव और हैड, सबको पता है, तो बच्चों वाली चीज है। हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, इंग्लिश के नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब तुमको पता चल गया है। तो हैड अपने साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। टुक थर्ड फॉर्म नहीं होती है, टुक सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है टेकन। फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। टेकन तुमने गेम भी खेला होगा, जिन वगैरह, यूजीमित्सु तुम्हारा फेवरेट प्लेयर रहा होगा, ये टाइगर वाला, तो टेकन थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब टेकन हमारा आंसर हो जाएगा। कहा है भैया टेकन? जी हाँ, सी पार्ट में एरर है। तो हैज, हैव और हैड हमेशा अपने साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लेते हैं। इन्होंने कसम खा रखी है थर्ड फॉर्म के अलावा हम और किसी के साथ नहीं रहेंगे। कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट,
तो कंटेंटेड पीपल, कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट, तो संतुष्ट लोग जो होते हैं, सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर, वो ना के बराबर कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं अगेंस्ट देयर फेट, मतलब अपनी किस्मत के खिलाफ वो कभी शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि वो संतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्ट लोग कभी भी शिकायत नहीं करते हैं अपनी किस्मत पे। जो संतुष्ट नहीं रहते हैं हमेशा किस्मत को वही कोसते हैं। हम तो गरीब फैमिली में पैदा हो गए, हमें तो ये टीचर नहीं मिला, हमें तो ये नहीं मिला, वो नहीं किया, मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो कोसते हैं वही लोग जो संतुष्ट नहीं रहते हैं। जो संतुष्ट रहते हैं, मेहनती रहते हैं, वो कभी भी कोसते नहीं है अपने फेट को। तो देखो, कंटेंटेड पीपल, पीपल हो गया सब्जेक्ट, सेल्डम, और सेल्डम एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद तुम्हें चाहिए होता है वर्ब। सब्जेक्ट के बाद भी वर्ब चाहिए, एडवर्ब के बाद भी वर्ब चाहिए, और कंप्लेंट तो हो गया नाउन। अरे भाई, नाउन के बाद नाउन नहीं चाहिए होता है, नाउन के बाद वर्ब चाहिए होती है, और कंप्लेंट होता है नाउन, तो वर्ब आएगी कंप्लेन, वर्ब चाहिए वहां पे तुम्हें। सिंपल सा था यार। और वर्ब कंप्लेन के बाद ही अगेंस्ट आता है हमेशा, जिसके खिलाफ हम कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब चाहिए, सबको पता है। या तो तुम ऐसे कर लो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, या तो तुम ऐसे कर लो, एडवर्ब के बाद वर्ब चाहिए, या तो तुम ऐसे कर लो कि वर्ब ही अपने बाद अगेंस्ट प्रेपोजिशन लेती है, जिसके खिलाफ हम करते हैं आई कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल, ऐसे। तो यहाँ पे वर्ब चाहिए, और कंप्लेंट जो होता है टी, वो नाउन होता है, वर्ब चाहिए कंप्लेन। तुम बोलोगे सर याद कैसे रखें? अरे जिसके पीछे ईडी लगा दे भाई, वो वर्ब होती है। कंप्लेन फर्स्ट फॉर्म, कंप्लेंड, कंप्लेंड, कंप्लेनिंग, लेकिन इसके पीछे तो ईडी लगा सकते, तो ये नाउन है, ये वर्ब है, हमको वर्ब चाहिए थे वहां पे। लो, हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, ताकि बच्चों को कोई भी डाउट रहे ही ना क्लास से। और जितने भी तुम्हारे फिर भी डाउट बच जाते हैं थोड़े बहुत, वो मैं लास्ट क्लास में तुम्हें करवा दूंगा। कल की लास्ट क्लास होगी, उसके सबसे स्टार्टिंग में, कल की क्लास के स्टार्टिंग में तुम्हें जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, लेक्चर्स दिए हैं, उनमें तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया है, तुमने जो कमेंट्स किए हैं मैंने एक जगह नोट कर लिया है, और सारे के सारे कल मैं तुम्हें बता दूंगा। कल की क्लास में तुम्हारा डाउट सेक्शन पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने 500 क्वेश्चंस को खत्म करेंगे कल की क्लास में। तो इसलिए कल की क्लास में सबके सब माना, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, तो तुम श्योरली स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। कंडीशनल सेंटेंस है, एक है कंडीशन पार्ट। कंडीशन क्या है? अगर तुम मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट क्या है? तुम पक्का पास हो जाओगे। अब कंडीशनल सेंटेंस तो हम सबने पढ़ा है, ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसने कंडीशन पढ़ा ना हो, और जिसने नहीं पढ़ा है भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो। सुनो ध्यान से, कंडीशन ये है अगर तुम सही से मेहनत करते हो, तो अगर कंडीशन पार्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जो रिजल्ट पार्ट होता है वो होता है सिंपल फ्यूचर में, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो श्योरली गॉट नहीं होगा, यू श्योरली विल गेट, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, और सिलेक्टेड तो है वहां पे एडजेक्टिव। तो याद रखना, कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन है अगर तुम पढ़ते हो तो रिजल्ट है तुम पास हो जाओगे, तो कंडीशन है प्रेजेंट में, तो रिजल्ट होता है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकंड फॉर्म। तो यू श्योरली विल गेट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, तो तुम स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। तो याद रखना, कंडीशन प्रेजेंट में तो रिजल्ट उसका सिंपल फ्यूचर में। ये तो कंडीशन का पहला ही कॉन्सेप्ट है, सबको आता है, बड़ा ही इजी है कंडीशनल सेंटेंस, पढ़ लेना। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। ही सेड, उसने कहा था, दैट क्या कहा था उसने, क्या कि ही हैड फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लीविंग, जाने से पहले वो दरवाजा बंद करना भूल गया था, ये कहा था उसने मुझे। भुलक्कड़ था वो। और अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था भाई, अगर किसी ने इसका आंसर नहीं दिया तो बड़ी गद्दारी हो जाएगी। देखो जरा यहाँ पे, देखो क्या कॉन्सेप्ट कराया था। हैज, हैव और हैड अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है। हैड अपने साथ कौन सी फॉर्म लेता है? अबे बोल जरा, हैड कौन सी फॉर्म लेता है? तुम लोगों के साथ थर्ड फॉर्म लेता है। तो अगर तू आंसर दे रहा है उसका, तो तू आंसर भी दे देगा इसका। बता दे जल्दी से, कहाँ एरर है? हाँ, ये भी ना बात, हैड अपने साथ लेता है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म फॉरगॉट नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरगेट, सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। तो ये गलत है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। ले भाई, कर दिया ना आंसर। बोल, कहा था कि आंसर दे देगा, तो अगर पढ़ता रहेगा तो भाई आंसर दे देगा तू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो इसका आंसर देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं। और अगर तुमने देख दिया तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। ही इट टर्न आउट टू बी द नॉइसी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। हम बोल रहे हैं ये जो पार्टी थी ना, वो सबसे ज्यादा शोर भरी पार्टी थी जो कि किसी ने भी कभी भी अटेंड की होगी। इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा पार्टी थी। और तुम्हें पता है द आर्टिकल के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, लेकिन ये तो पॉजिटिव डिग्री है भाई, इसको तो सुपरलेटिव बनाना है। दा के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, इसके पीछे ईएसटी लगा देंगे, नॉइसेस्ट कर देंगे इसको, नॉइसेस्ट। बहुत लोग बोलेंगे सर नॉइसेस्ट कर दो, सबसे ज्यादा शोरगुल वाली पार्टी थी ये, दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री बना दो। लेकिन इसके पीछे तो ईएसटी लगता नहीं है, और जिसके पीछे ईएसटी नहीं लगता है उसके आगे हम मोस्ट लगा लेते हैं, तो क्या बनेगा? इट टर्न आउट टू बी द मोस्ट नॉइसी पार्टी, मोस्ट नॉइसी, ये कर देंगे इसको।
तो इसके पीछे ईएसटी नहीं लगता तो उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसका आगे मोस्ट लगा देंगे और द आर्टिकल अपने बाद सुपरलेटिव डिग्री लेता है तो मोस्ट वैसे वहां पे हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, जरा सुनो ध्यान से। नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। टॉल, टॉल है पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। अगर इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा तो इसके पीछे हम लगा देंगे टॉलेस्ट, ईएसटी लगा देंगे इसके पीछे, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो इसके पीछे तो ईएसटी लगा सकते हैं। लेकिन मान लो अगर यहां पे हो गया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ध्यान से सुनना। तो इंटेलिजेंट तो है पॉजिटिव डिग्री, अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्या इसके पीछे ईएसटी लगता है? इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं। तो क्या करेंगे इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए? इसके आगे मोस्ट लगा देंगे, तो मोस्ट इंटेलिजेंट कर देंगे वहां पे। तो जिसके पीछे ईएसटी लगता है तो ठीक है, और जिसके पीछे ईएसटी नहीं लगता है उसके आगे मोस्ट लग जाता है। तो नॉइसी के पीछे तो ईएसटी नहीं लगता तो उसके आगे मोस्ट लगा दिया। और क्यों लगाया था मोस्ट? क्योंकि द आया था, द मोस्ट नॉइसी पार्टी, ये थी पार्क पार्टी। क्लियर है भाई? तो पार्टी में नहीं फंसना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। नेक्स्ट, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। भाई ये स्टोरी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्वाइट का मतलब मैंने कल बताया था, QUITE, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और एक होता है क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत होना, शांत बिल्कुल। कीप क्वाइट जो टीचर बोलती है हमको हमेशा, टीचर का ये डायलॉग रहता है बस, कीप क्वाइट, सिट डाउन, है ना। तो ये सब डायलॉग रहते हैं। तो और हाँ, एक डायलॉग रहता है टीचर का, नो मैम मे आई गो टू वॉशरूम, नो बैठे रहो उधर ही। ये सब डायलॉग्स होते हैं टीचर के। नो तो सबसे बड़ा डायलॉग है टीचर का। तो दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा रोचक थी, रोचक है सॉरी। बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। ये स्टोरी बहुत ज्यादा रोचक है, लेकिन मैंने इससे भी ज्यादा रोचक स्टोरी सुनी है। अब ध्यान सुनना, एरर कहां पे है? एरर तुम बता दोगे। देन आया है, और देन अपने आगे कंपैरेटिव डिग्री लेता है। मच कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो यहाँ पे तुम्हें मोर का यूज करना पड़ेगा। मोर है कंपैरेटिव डिग्री। कैसे क्या? ध्यान सुनना, हमने सबने पढ़ा है कंपैरेटिव डिग्री ही अपने बाद देन लेता है, कंजंक्शन देन। तो इसका मतलब अगर देन आया है तो देन के आगे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और मच कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, मोर होती है। तो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगा वहां पे। दूसरी बात एक और भी है, मैं तुम्हें बताया भी था। क्या बताया था? कि जो मोर होता है, मोर आता है काउंटेबल नाउन के लिए, नाउन के लिए आता है जिसको काउंट कर सकते हैं। और मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो स्टोरीज है, स्टोरीज तो काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए मोर आएगा। मच तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है तो इसलिए मच वहां पे गलत हो जाएगा। मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन, तो मोर होगा वहां पे, ना कि मच। लो भाई, तो हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूं। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं किया कि किसी क्वेश्चन को ऊपर से ऐसे उड़ा दिया हो, नहीं भाई, पूरा अच्छे से समझा के। द मॉल जस्ट ओपन एंड द विजिटर्स अराइव्ड नाउ, ये हम तुम्हारे पास क्वेश्चन है और इसका हमको बताना है कि सही पार्ट कौन सा है। ये तो गलत है, इसका सही बताना है कि सही कौन सा है इसका। अब बताओ जरा, सुनो। जस्ट यहाँ पे है, जस्ट, सॉरी किस पे कर रहा हूं मैं, जस्ट ये है। और जस्ट का मतलब है अभी अभी, इसका मतलब है मॉल अभी अभी खुला है, और विजिटर्स यहाँ पे मतलब जो लोग हैं वो अभी अभी आए हैं। जस्ट जब ये आता है तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट आता है। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली। ये चार कीवर्ड याद रखो, मेरे साथ बोलो। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, या टिल नाउ। तो जब भी ये कीवर्ड्स आते हैं या येट आता है तो इन सब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। इसका मतलब है काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो हम बोल रहे हैं मॉल अभी अभी बना है और विजिटर्स भी अभी अभी आए हैं। तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट तुम्हें कहां लग रहा है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और इधर भी है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्यों? देखो, जस्ट के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, और ऊपर से आगे है एंड, और कंजंक्शन के आगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो कंडीशन, तो कंजंक्शन के पीछे भी प्रेजेंट परफेक्ट रहना चाहिए। एंड जो होता है कंजंक्शन, या कोई भी कंजंक्शन हो, वो हमेशा दो सेम टेंस को जोड़ता है। अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इधर भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दूसरी बात है, जस्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है, इसका मतलब मॉल अभी अभी खुला है और विजिटर्स भी अभी अभी आए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं और भी। जस्ट बीन ओपनिंग, अरे बीन कहां से आ गया? बीन तो पैसिव वॉइस में आता है, ये तो एक्टिव वॉइस है। तुमने तो कॉन्सेप्ट की बीन बजा दी भाई, तो ये तो गलत हो गया। मॉल जस्ट ओपन्स, मॉल अभी जस्ट खुलता है, विजिटर्स आते हैं, ये तो उसने हैबिचुअल एक्शन बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हैबिचुअल एक्शन थोड़े है, हर रोज थोड़े खुलता है मॉल। मॉल इज जस्ट ओपनिंग, मॉल खुल रहा है जस्ट, एंड विजिटर्स आर अराइविंग, और विजिटर्स आ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये भी गलत। तो एक ही हमारा आंसर है, जब जस्ट आ जाए तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म है। देखो हाँ हाँ बोल रहा है, हाँ सर, तो यहीं से मारूंगा, थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ। आफ्टर द थीव्स हैड लेफ्ट, चोरों के जाने के बाद, जॉर्ज क्रेप्ट स्लो आउट ऑफ हिज रूम,
जॉर्ज रेंगते हुए अपने रूम से बाहर आया। जब चोर आए थे तब तो हिम्मत नहीं थी, तब तो डर गया, काम किया, और जब चोर चले गए तो उसके बाद वो धीरे धीरे रेंगते हुए अपने रूम से बाहर आया। तो बता दो जरा क्या होगा? जॉर्ज स्क्रैप। तो अब बता दो जरा, क्रैप जो है ये है वर्ब, और वर्ब कैसे कैसे रेंगते हुए आया, स्लो या स्लोली? हाँ स्लोली, बहुत बढ़िया। अब तुम सबको समझ पाया है, वर्ब को जो डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब कब बनता है? जब एडजेक्टिव के पीछे, स्लो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पीछे एलवे लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है। वो रेंगते हुए आया, कैसे आया? स्लोली आया, धीरे से आया। तो वर्ब को जो डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब स्लो नहीं होता है, स्लोली होता है। स्लो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए एलवे लगा दो उसके पीछे, बन जाएगा द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। हम बोल रहे हैं जो एयर प्रेशर होता है, कम कम हुआ एयर प्रेशर फ्लाइट में, जब तुम प्लेन में जाते हो, तो वो कम कर सकता है तुम्हारे ऑक्सीजन लेवल्स को पैसेंजर के कितने परसेंट तक? 25% तक कम कर सकता है वो। तो लेसन के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है वो फॉर नहीं आता भाई, फॉर मतलब के लिए नहीं, टू, लेसन के साथ टू आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, लेसन टू, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। कोई चीज किस हद तक कम हो रही है तो उसी लेसन के लिए आता है टू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का एरर है और सिंपल है। और कोई अगर कोई कॉमन सेंस भी लगाए तो वो देख सकता है भाई, हम बोल रहे हैं जो एयर प्रेशर कम होता है फ्लाइट्स में, वो कम करता है पैसेंजर के ब्लड लेवल को, ऑक्सीजन लेवल को 25% तक। तो टू 25%, कम करना टू 25%, इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, तो वैसे ही है लेसन टू। याद आया कुछ? प्रायर टू बहुत सारे होते हैं जो टू लेते हैं, तो प्रेपोजिशन का नॉर्मल एरर है। फॉर तो नहीं होगा किसी भी एंगल से अगर कोई कॉमन सेंस लगाएगा। मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस। मरीन मतलब जो पानी में रहते हैं, वर्टिब्रेट्स होती है जो रीढ़ की हड्डी, तो उनकी वो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है फॉर मेनी रीजन, बहुत सारे रीजंस के कारण। तो मेरीन वर्टिब्रेट्स प्लूरल है सब्जेक्ट, आर तो वर्ब भी प्लूरल है, वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, और मैंने बताया भी था स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल सही है। फॉर मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस के कारण, तो मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल ही आता है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई एरर तो इस पे है नहीं। अगर मैनी रीजन होता तो गलत हो जाता, क्योंकि मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, मैंने बार बार बताया भी है। मैनी क्या बोलोगे तुम? मैनी बॉय, बहुत सारा लड़का या बहुत सारे लड़के, लड़के बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर है। एरर तो कॉन्सेप्ट में बेस्ड होता है, और इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जिसमें हम एरर लगा सकें। तो हाई दोस्तों, ये है हमारा अगला सवाल, मैं चाहता हूं इसका आंसर सबके सब दें। तो पहले देवी और सज्जनों इस क्वेश्चन को पढ़ो। इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। तो बताओ भैया कहाँ है यहाँ पे एरर? तुम्हें कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि सर कुछ बोलने में अजीब लग रहा है। हम बोल रहे हैं बहुत सारी जगहों में अगर हम मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है उनको रिस्टोर करें, फिर से उनको फलता फूलता करें, कैन बी एन इफेक्टिव, एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटजी। तो वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है बहुत ज्यादा। स्ट्रेटजी है नाउन, नाउन से पहले इफेक्टिव है एडजेक्टिव। ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव वो होता है जो TIVE से एंड होता है, तो स्ट्रेटजी कैसी है? इफेक्टिव। तो जो नाउन के लिए आता है वो एडजेक्टिव होता है, और कैसी? इफेक्टिव, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। तो जो एडवर्ब, जो एडजेक्टिव के लिए भी आता है वो होता है एडवर्ब। अब बताओ किस पार्ट में एरर है? देखो, नाउन स्ट्रेटजी, योजना कैसी है? इफेक्टिव है, बड़ी ही कारीगर है, तो नाउन के लिए जो आता है वो एडजेक्टिव है। और कैसी इफेक्टिव है? बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव के लिए भी आता है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब एक्सट्रीम नहीं होता है, एडवर्ब होता है एक्सट्रीमली। ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को अगर एडवर्ब में बदलना है तो उसके पीछे एलवे लगा दो, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी। नाउन के लिए है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के लिए आता है एडवर्ब, तो जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है। तो बहुत ही इजी है, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ये, अगर तुम मैनग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करोगे। समटाइम्स, कुछ समय, आई एक्ट लाइक अ फूल, मैं किसी मूर्ख की तरह बिहेव करता हूँ, कभी कभी मैं मूर्ख की तरह बिहेव करता हूँ। एंड शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी, स्टेप इन टू सेव मी, तो तुम सबको पता है स्टेप इन टू सेव मी तो होगा नहीं, इसका मतलब है इस पार्ट में तो एरर है ही। वही कॉमन सेंस से पता चल रहा है, इंग्लिश हमने नहीं पढ़ी है सर, लेकिन भगवान ने हमको एक चीज दी है जो सबके पास है, वो है कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस से मुझे ये पता चल रहा है कि स्टेप इन टू सेव मी तो होगा नहीं, बट यहाँ पे होगा क्या? ध्यान से सुनना, हम बोल रहे हैं कभी कभी मैं एक मूर्ख की तरह बिहेव करता हूं, और शी हैज टू स्टेप, तो स्टेप क्या होगा? स्टेप इन, शी हैज टू स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है तब वो मेरी हेल्प करने के लिए आती है, टू हेल्प समबडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो टू हेल्प समबडी, इसका मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा था, टू हेल्प समबडी।
तो तब वो मेरी हेल्प करने के लिए आती है टू सेव मी, मुझे सेव करने के लिए। तो स्टेप इन टू सेव मी ये होगा उसका, और इसने इन और टू को साथ में इनटू कर दिया, उसने ये गलती कर दी। हालांकि ये गलत नहीं था, लेकिन उसने दोनों को चिपका दिया तो गलत हो गया। देखो क्या है, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल, कभी कभी मैं एक मूर्ख की तरह बिहेव करता हूँ, हरकतें करता हूँ। एंड शी हैज टू स्टेप इन, और उसे आना पड़ता है मेरी मदद करने के लिए। शी हैज टू स्टेप इन, उसे आना पड़ता है मेरी मदद करने के लिए। टू हेल्प टू सेव मी, मुझे बचाने के लिए। क्लियर है? तो ये था वहां पे, और उसने टू और इन को दोनों को मिक्स करके दे दिया। तो ऐसे वो छोटी मोटी चीजें करता है, बट तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो डरने की बात नहीं है। अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फार्म। हम बोल रहे हैं एक आदमी, टेंड्स टू मतलब होता है देखभाल करता है, वन ऑफ द हॉर्सेस घोड़ों में से एक घोड़े की, उसकी ट्रेनिंग के बाद स्टड फार्म में। तो स्टड फार्म में एक घोड़े की ट्रेनिंग के बाद उसकी देखभाल करता है एक व्यक्ति। अब बताओ कहां पे एरर है? वन ऑफ द हॉर्सेस, तो ऑफ द के बाद तो नाउन प्लूरल आता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। वन ऑफ द हॉर्सेस, घोड़ों में से एक की वो करता है देखभाल। आफ्टर इट्स ट्रेनिंग, अब देखो इट्स यहाँ पे है अपोस्ट्रोफी वाला, और मैंने तुम्हें बोला भी था, ध्यान सुनना, इट्स मैंने पहले अच्छे से करवाया है। इट्स पहले की क्लास में देख लेना, जो अपोस्ट्रोफी वाला इट्स होता है इसका मतलब होता है इट इज। ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का मिक्सचर होता है, इट इज सब्जेक्ट और वर्ब का मिक्सचर। क्या पे इट इज बोल रहे हैं आफ्टर इट इज ट्रेनिंग या आफ्टर इट्स ट्रेनिंग? आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एडजेक्टिव का हम यूज कर रहे हैं उसके ट्रेनिंग के बाद, तो ये इसके बाद आता है नाउन। ये जो है ना इट्स, इस इट्स के बाद आता है नाउन, इस इट्स के बाद नाउन आता है। तो यहां पे है नाउन, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहले की क्लास में, देख लेना। नाउन के पहले हमें इट्स वाला चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ना कि सब्जेक्ट और वर्ब। हमको एडजेक्टिव चाहिए, तो इट्स ये नहीं होगा अपोस्ट्रोफी, इट्स वाला होगा। अधिकार दिखाना उसकी ट्रेनिंग के, उस घोड़े की ट्रेनिंग के बाद उसका ख्याल वो रखता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इट्स जिस पे अपोस्ट्रोफी लगता है उसका मतलब होता है इट इज, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए होता है, एडजेक्टिव होता है इट्स, उसका ये होता है। कंसर्न above rising population led to the formulation of various action plans। हम बोल रहे हैं कंसर्न मतलब चिंता, किसके लिए चिंता? जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, राइजिंग पॉपुलेशन, तो उसके लिए जो चिंता है उसके वजह से हमको बहुत सारे एक्शन प्लान्स बनाने पड़े, फॉर्मुलेट करने पड़े। तो देखो राइजिंग पॉपुलेशन के लिए जो चिंता है, तो कंसर्न अबव, अबव तो होता है ऊपर, तो राइजिंग पॉपुलेशन के ऊपर चिंता है या राइजिंग पॉपुलेशन के लिए चिंता है? के लिए, तो कंसर्न अबव नहीं, कंसर्न अबाउट राइजिंग पॉपुलेशन। राइजिंग पॉपुलेशन के लिए, अबाउट मतलब होता है के लिए, तो राइजिंग जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके लिए जो चिंता है हमारी, उसकी वजह से हमें बहुत सारे एक्शन प्लान फॉर्मुलेट किए, बनाए हमने बहुत सारे। तो बताओ भैया कंसर्न अबव, अबव तो ऊपर होता है, कंसर्न अबाउट हुआ, कंसर्न अबाउट, और कंसर्न के साथ अबाउट ही आता है, ये तुम्हारा प्रेपोजिशन का नॉर्मल से एरर है। नेक्स्ट, यंग साइंटिस्ट, जो बहुत सारे यंग साइंटिस्ट हैं, हैव फ्रेश आइडियाज, उनके पास फ्रेश आइडियाज होते हैं। दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं अपने गोल को लेके, और बहुत ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव भी होते हैं, मतलब अच्छा से वो कुछ रिजल्ट भी निकाल के देते हैं। तो यंग साइंटिस्ट है, सब्जेक्ट है प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वो भी प्लूरल ही है, बिल्कुल सही है। फ्रेश आइडियाज, उनके पास फ्रेश आइडियाज होते हैं। दे आर, तो ये प्लूरल है, और आर, दे आर वो क्या होते हैं? एम्बिशियस होते हैं, बिल्कुल सही है। एंड हाईली प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव होते हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तुम देख रहे होंगे एंड ने इधर भी जोड़ा है एडजेक्टिव को प्रोडक्टिव, और इधर भी जोड़ा है एम्बिशियस एडजेक्टिव को। एंड ने दोनों साइड एडजेक्टिव को ही जोड़ा है, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद स्टेटिव वर्ब आ रही है, और स्टेटिव वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव ही लेती है, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर है नहीं इस पे। सिंपल, तो हर एक चीज बताते हुए चल रहा हूं। नेक्स्ट, वट एवर अ राइटर पुट्स, जो भी एक राइटर पुट करता है इनटू अ स्टोरी, एक स्टोरी में, प्रोबेबली इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कम्स विद हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, कि उसने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ डाला होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी राइटर होता है, अगर वो कोई स्टोरी बनाता है, तो पक्की बात है उसने उस स्टोरी पे कोई ना कोई ऐसा हिस्सा तो डाला ही है जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से लाइफ के आया है, उसी से तो इंस्पायर होकर कोई अपनी स्टोरी बनाता है। तो अगर कोई क्रिमिनल की स्टोरी बना रहा है, तो इसका मतलब उसने रियल लाइफ में या कहीं भी ऐसे कोई चीज देखी होगी तभी तो बना रहा है। अगर कोई रोमांटिक स्टोरी बना रहा है तो उसने कहीं ना कहीं तो रोमांस देखा होगा, बिना देखे कैसे स्टोरी बना देगा। तो जो भी राइटर अपनी स्टोरी में लिखता है, पुट करता है, फिर होता है, तो उसने कहीं ना कहीं वो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस से देखा होता है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है और बच्चों की हालत खराब करता है। तो हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, तो कोई एक्सपीरियंस तो हो गया एक, तो उसने अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस क्या होगा
उसमें से स्टोरी लिखी होगी कि लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस से उसने स्टोरी लिखी होगी, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, तो लाइफ एक्सपीरियंसेस होगा वहां पे, विद हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से उसने वो स्टोरी लिखता है वो राइटर, ना कि एक एक्सपीरियंस से। एक एक्सपीरियंस से क्या होता है लाइफ के, लोग बोलते हैं सर एक बार ब्रेकअप हो गया, तो हमें एक एक्सपीरियंस से क्या होता है, जब तुम बहुत सारे एक्सपीरियंस तुम्हें मिलते हैं अलग अलग जॉब का, हर एक चीज का, तब जाके इंसान परफेक्ट बनता है। तो अगर एक राइटर लिखता है तो वो स्टोरी अपने केवल एक एक्सपीरियंस के नहीं, लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस के वजह से लिखता है। नेक्स्ट, डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, स्टर्न मतलब होता है कठोर। अगर किसी को नहीं पता तो लिख भी लेता हूँ भाई, क्या करें अब, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है, तो भाई वोकैब भी अच्छे से करते रहो। वोकैब जब तक नहीं आएगी तो तुम्हारा बेड़ा गर्क ही हुआ रहेगा। वोकैब को सीखते रहो, अलग से क्लासेस में करवा ही रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो देखते रहो। तो हम बोल रहे हैं डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, और याद रखना एक और एरर आता है, डिस्पाइट के साथ वो ऑफ दे देता है, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, याद रखना, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट ऑफ आता है और डिस्पाइट बिना ऑफ के आता है, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। तो डॉक्टर के कठोर वार्निंग के बावजूद भी ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी, उसने अपनी चाय में वो शुगर लेता रहा। भाई इंडियन है, क्या करें, जब तक कि मरने वाली हालत नहीं हो जाती या सीरियस नहीं हो जाती है तो लोग छोड़ते नहीं है। तो डॉक्टर के सख्त मना करने के बावजूद भी वो शुगर लेता रहा चाय में, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। ही कंटिन्यूड, पास्ट फॉर्म बता रहे हैं, कंटिन्यूड क्या, व्हाट, टेकिंग शुगर, लेता रहा चाय, इन हिज टी, अपनी चाय में शुगर लेता रहा, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर इस पे है नहीं। नेक्स्ट आते हैं, जरा इसका आंसर सबके सब मुझे बताओ, इस वाले का आंसर, आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ। भाई राइट नाउ मैं फैमिली इश्यूज से डील कर रहा हूं, तो जब भी आता है राइट नाउ मतलब अभी, तो काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट मतलब चल रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बिल्कुल सही है, कोई नहीं है। और डीलिंग विद ही होता है, डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज, तो मैं कोई मुद्दे चल रहे हैं फैमिली के जिससे मैं अभी राइट नाउ डील कर रहा हूं, तो ये नो एरर है, कोई एरर इस पे नहीं है। फिर बता रहा हूं कैसे, राइट नाउ मतलब अभी काम चल रहा है, राइट नाउ, जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, राइट नाउ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो जब राइट नाउ आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है, और डीलिंग के साथ विद भी आता है, तो आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ, मैं कुछ फैमिली के मुद्दों से भी थोड़ा डील कर रहा हूं। द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन, हम बोल रहे जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो सूरज से 30,000 टाइम्स ज्यादा चमकदार होता है, हो सकता है। तो देन आया है, और देन के पहले कौन सी डिग्री आती है जरा बताओ, कंपैरेटिव आती है कि सुपरलेटिव डिग्री आती है? तुम बोलोगे सर अभी तो हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है, कंपैरेटिव आती है, तो मोर ल्यूमिनस देन होगा। जब कंपैरिजन करते हैं स्टार का और सन का तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री मोर आता है, याद रखना, मोर के साथ ही आता है देन, मोर देन, मोर देन बोलते हैं क्योंकि मोर है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री ही होती है जो अपने बाद देन लेती है, देन कंपैरेटिव डिग्री का साथी है, तो मोस्ट देन नहीं मोर देन वहां पे होगा। अगर तुम्हें ये नहीं भी पता था तो मोस्ट के आगे तो दा लगता, ऐसे भी तो कर सकते थे, अगर मोस्ट होता तो मोस्ट के आगे दा भी तो आता, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये भी कर सकते थे। तो जैसे भी तुम करते, चाहे गलत ही कॉन्सेप्ट से करते, लेकिन आंसर तो गलत नहीं होता पक्का, देखना आंसर तो सबका सही होता। द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन, भाई एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर का यूज करना मना है, वर्जित है, तो प्रोहिबिट मतलब होता है वर्जित है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस है, मना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एरर है इसमें, तो कहाँ है एरर, एरर तो सर यहाँ है, कैलकुलेटर्स है तो कैलकुलेटर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है यहाँ पे। बता दो भाई कौन कौन से बच्चे हैं जो इतने शातिर हैं, कमेंट पे जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट्स में लिख के, जो बोल रहे सर यहाँ पे आ रहा है तो उनको हम गिफ्ट देंगे। गिफ्ट क्या देंगे, गिफ्ट में एक थप्पड़ देंगे उनको। सुनो जरा, ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, जरा सबके साथ बताओ ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, जरा सबके साथ बताओ, अभी कुछ देर पहले बताया था प्रेपोजिशन अपने बाद लेता है अपना ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब आती है वर्ब किसके साथ आती है, वर्ब किसकी शैली है, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की शैली है, और सब्जेक्ट है यूज, और यूज है सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर पे टिक मार देंगे भाई। कैसे बोला, देखो जरा, द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स प्रेपोजिशन के बाद है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट है यूज, यूज एक ही है सिंगुलर, और सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, बिल्कुल सही है वहां पे। ये एक टाइप के क्वेश्चन देता है एग्जाम में, यही इसी टाइप के क्वेश्चन जिसपे बच्चे हमेशा गलती करते हैं। जरा तुम मुझे बताना, एक मैं लिख रहा हूं और अगर तुमने इसका आंसर अभी भी गलत दिया तो भाई सच बता रहा हूं यही हो जाएंगे दंगे अभी, यही। द मैनेजर, जरा बताओ इसका आंसर क्या है, द मैनेजर ऑफ ऑल दीज कंपनीज
द मैनेजर ऑफ ऑल दीज कंपनीज इज या आर कंडक्टिंग अ स्पीच। तो इन सब कंपनी का मैनेजर स्पीच को कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टिंग अ स्पीच, या इज गिविंग अ स्पीच बोल देंगे, गिवन अ स्पीच। अब बता दो जरा क्या है आंसर। सब कैसे बताएंगे भाई, एक बारी में सब कैसे बताओ। कंपनीज के अकॉर्डिंग आएगा आर या मैनेजर के अकॉर्डिंग आएगा इज। ऑफ है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो ऑल दीज कंपनीज है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। ये ऑल दीज कंपनीज, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का। और जो वर्ब आती है, वर्ब आती है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है मैनेजर, सब्जेक्ट है सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज आएगा ना कि आर आएगा। अगर मैं इसको हटा भी दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इस पूरे को हटा दूं, जरा देखना, देखो द मैनेजर इज गिवन अ स्पीच, मैनेजर स्पीच दे रहा है, तो इसकी जरूरत भी है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग नहीं आती है वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आ गया, तो वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है यूज। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजिंग इट। भाई हम बोले जो इंपॉर्टेंट टास्क में से, देखो वन ऑफ द, तो ऑफ द के बाद तो नाउन तो हमेशा प्लूरल आता है, तो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट टास्क में से जो सबसे ज्यादा है एक, वो ये है कि सॉइल को टर्न करना एग्रीकल्चर में और उसको लूज करना, उसको ढीला करना। अब बता दो कहाँ एरर है। देखो ऑफ द के बाद तो नाउन आता है, टास्क प्लूरल, तो टास्क बहुत, ये तो प्लूरल है, सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे आता है द, बिल्कुल सही है। इन एग्रीकल्चर इज, एग्रीकल्चर में इज है, क्या है, टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करना, एंड लूजिंग इट, उसको लूज करना, बिल्कुल सही है। आईएनजी जोड़ रहा है, नो एरर, कोई एरर इसमें नहीं है। तो भाई आगे, एज अ गेम, एक गेम, एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रिडिक्शंस ऑफ फेथ एंड पर्सनालिटी कैन बीइंग फन। हम बोल रहे हैं एज अ गेम, अगर हम इसको एक गेम माने तो जो एस्ट्रोलॉजी है जिसमें भविष्य बताते हैं और उसकी जो प्रिडिक्शंस होती है, किस्मत के बारे में जो बताते हैं ना, पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये होगा, ये होगा, अनुमान लगाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी और उसके अनुमान किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में वो फन हो सकता है एज अ गेम। अगर हम गेम के तरह लें तो मजा आ सकता है, और अगर सीरियस लेंगे तो जिंदगी झंड हो सकती है। क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया कि गवर्नमेंट जॉब का योग है इसमें, बिना पढ़े हुए बोलेगा भाई योग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज का ना योग होता है ना किसी भी चीज का योग नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत आदमी अपने कर्मों से बनाता है, ना कि किसी के ढोंग पाकड़ से। तो अगर हम एज अ गेम लें इसको, तो एस्ट्रोलॉजी और उसके प्रिडिक्शन जो होते हैं वो मजेदार हो सकता है। तो बताओ कैन है मॉडल, और मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। फन तो हो गया एडजेक्टिव, फन तो है एडजेक्टिव, मॉडल है कैन, तो मॉडल अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा कि फर्स्ट फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो बीइंग की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, कैन बी फन, फन हो सकता है। तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बी, ना कि बी की आईएनजी फॉर्म। बी में ही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी बीइंग, तो आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। मॉडल अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, और फन हो गया एडजेक्टिव। तो हमको मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है कैन बी फन, ना कि बीइंग। तो सिंपल सी बात है, मैंने इतनी बार बताया है और सबको पता है, मॉडल अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लेता है। ओवर द ईयर्स, बहुत सारे सालों तक, द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स हैड गॉटन मोर डायरर। हम बोल रहे हैं कुछ सालों से, ओवर द ईयर, कुछ सालों से जो थ्रेट है, खतरा है साइबर अटैक्स का हमारे सैटेलाइट में, वो और ज्यादा गंभीर हो गया है। तो डायरर मतलब होता है गंभीर होना। लिख लेता हूं ताकि तुम्हें पीडीएफ में जब तुम बाद में करोगे तो छोटी छोटी चीजें तुम्हें समझ में आ जाए। तो हम बोल रहे हैं कुछ सालों से जो खतरा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, मतलब सैटेलाइट को बहुत सारे लोग हैक कर रहे हैं, उस पर गड़बड़ी कर रहे हैं, वो और खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो मोर डायरर, देखो डायरर भी कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में नहीं आ सकती है। तो जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनी है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा मोर टॉलर, वो बहुत, राम इज मोर टॉलर देन श्याम, राम श्याम से बहुत ज्यादा लंबा है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था। तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, और दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में आती नहीं है, तो मोर को हटा दो। भाई जब टॉल की कंपैरेटिव डिग्री बनती है, टॉल का बनता है टॉलर, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे डायर मतलब होता है गंभीर, तो डायर का डायरर बनता है, तो मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। सुपरफ्लुअस एरर हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमने दे दी फालतू की। सीधे बोलो हैज गॉटन डायरर, ना कि मोर डायरर, मोर लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती है। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी को छोड़कर
दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। हम बोल रहे हैं जर्मनी को छोड़कर, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, हम बोल रहे हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोग वो इटली भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं अपनी बिजनेस ट्रिप में। तो इट्स है, इट तो आता है नॉन लिविंग के लिए, सिंगुलर के लिए हम बोल रहे हैं दे, तो दे के लिए आएगा देयर, दे के लिए आएगा देयर बिजनेस ट्रिप। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे बताना, आई एम डूइंग इट्स वर्क, क्या होगा, इट्स वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग इट्स वर्क होगा कि क्या होगा, तुम बताओगे, जरा बताओ। आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग माई आएगा, आई है तो माई आएगा। वैसे ही अब तुम बताओ जरा, दे आर डूइंग इट्स वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं, तो बता दो जरा कहां पे एरर है। तुम बोलोगे अरे सर सेम वही तो है, सब्जेक्ट है दे, प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा। दे आर डूइंग देयर वर्क, वही अपना काम कर रहे हैं। वैसे हम बोल रहे हैं दे ऑल्सो विजिटेड, वो विजिट किए हैं, इटली भी किए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी किए हैं अपनी बिजनेस ट्रिप में, तो देयर बिजनेस ट्रिप वहां पे हो जाएगा। अब आ गया ना सबको समझ में, बस ऐसे तो करना है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को उड़ा देना है आराम से कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस जब तक मेरे साथ हो भाई, हर एक चीज समझाते हुए चलूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताते हुए चलूंगा। अच्छा, दिस immortality will have purchased at the price of his immortal part। immortality मतलब होता है अमरता। हम बोल रहे हैं लेकिन ये जो अमरता है वो खरीदी गई होगी उसके अमर हिस्से के प्राइस पे, तो जो उसका अमर हिस्सा है उसके प्राइस में ये अमरता को खरीदा गया होगा। अब तुम इसके मीनिंग पे मत जाओ, तुम केवल एरर में जाओ। देखो जरा, हम बोल रहे हैं बट दिस इमोरलिटी, हम बोल रहे जो अमरता है उसे खरीदा गया होगा, तो ये पैसे वाइज से खरीदा गया होगा, तो पैसे वाइज से तो विल हैव बीन परचेज्ड होगा, पैसे वाइज से क्योंकि खरीदा गया होगा, और इसका मतलब है जो पार्ट है ए उसमें एरर हो जाएगा। लेकिन अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ठीक है, ये तो हमको पता है कि जो पैसिव वॉइस होती है उसमें विल शैल के साथ, हैव के साथ, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो हमको पता है पैसिव वॉइस। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये पैसिव वॉइस है? हम तो सोच रहे थे एक्टिव वॉइस है, आप तो टीचर हो आपको पता चल गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ध्यान सुनो, हम बोल रहे हैं जो अमरता है, अमरता ने किसी को खरीदा, क्या अमरता डुअर है? जरा बता दो, ये जो इमॉर्टैलिटी है क्या ये डुअर है? क्या इसने खरीदा को किसी चीज को? अमरता तो नॉन लिविंग है, क्या किसी चीज को खरीद सकती है? तुम बोलोगे नहीं सर नहीं खरीद सकती, इसका मतलब ये डुअर नहीं है। अमरता ने खरीदा कि अमरता खरीदी गई होगी? अमरता किसी के द्वारा खरीदी गई होगी, इसका मतलब जब डुअर है आगे तो एक्टिव वॉइस और डुअर आगे नहीं है तो पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ये डुअर थोड़े है, अमरता ने किसी को थोड़े खरीदा, अमरता तो खरीदी गई किसी के द्वारा, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस से तो बीन आएगा, फिर हैजर के साथ बीन आता है पैसिव वॉइस में, तो ऐसे हमको पता चला। तो ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं इसलिए पता है, भाई कॉन्सेप्ट तो सबके सेम है, और मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें भी पता चल गया। आया, अब तुम भी उतने एक्सपर्ट बन गए। कैसे? अमरता ने किसी को नहीं खरीदा है, अमरता खरीदी गई है किसी के द्वारा, और जब जिसके द्वारा अमरता खरीदी गई है वो चीज आगे गिवन है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। अगर आगे डुअर गिवन होता जिसने खरीदा तो एक्टिव वॉइस होता। जैसे मैं बोलूंगा राम विल हैव परचेज्ड इमॉर्टैलिटी, तो राम ने खरीदा तो आगे राम था, डुअर था, लेकिन राम ने जो इमॉर्टैलिटी जो अमरता खरीदी वो अमरता आगे है, तो मतलब पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो विल हैव के साथ फिर थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स मतलब होते हैं जो वहां रहते हैं लोग। शुड कीप एन आई आउट फॉर स्ट्रेंजर्स, हम बोल रहे हैं जो लोग रहते हैं, रिसाइड करते हैं, रेजिडेंट उनको बोलते हैं। जो लोग इलाके में रहते हैं उनको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए अजनबियों में, एक्टिंग सस्पेक्टिंग इन देयर एरियाज, तो उनके एरिया में जो अजनबी होते हैं उन पे उनको अपनी आंखें रखनी चाहिए, आई आउट, जो कि अजीब सा बिहेव करते हैं, संदिग्ध बिहेव करते हैं, जिसपे हमको शक होता है। तो जरा देखो, एक्टिंग है वर्ब, और कैसे एक्ट करते हैं जो लोग? सस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग वर्ब के लिए जो आता है वो आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, वर्ब को डिस्क्राइब करती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म या एडवर्ब, वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब क्या होगा? सस्पेक्टिंग या सस्पिशियसली, सस्पिशियसली जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है हमारा। तो इसका मतलब जो एरर है, बता दो जरा किस पार्ट में है? वो डी पार्ट में है। हम बोल रहे हैं जो लोग रहते हैं उनको आंखें रखनी चाहिए उन अजनबियों में जो अजनबी बड़े संदिग्ध तरीके से एक्ट करते हैं, हरकतें करते हैं, उनमें आंखें रखनी चाहिए कि जो थोड़ा उधर उधर कुछ गड़बड़ कर रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए।
तो एक्टिंग है वर्ब, और वर्ब के लिए जो आता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं, एडवर्ब आता है। और एडवर्ब सस्पेक्टिंग नहीं होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एडवर्ब होता है सस्पिशियसली, सस्पिशियस होता है एडजेक्टिव, और उसके पीछे लगाते हैं एलवाइस, एडवर्ब बनता है। बस संदिग्ध, जो संदिग्ध तरीके से करता है। एलिजाबेथ बीट हर राइवल विद द गोल्ड मेडल इन द 2001 समर ओलंपिक्स। हम बोल रहे हैं एलिजाबेथ ने अपने राइवल को हराया गोल्ड मेडल के लिए 2021 में ओलंपिक समर में। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं अरे सर ये तो इतना इजी है, ये तो एरर है पहली पार्ट में ही, देखो सी पार्ट में एरर है। तो मैं बोलूंगा अरे अच्छा बच्चा सी पार्ट में एरर है, क्या एरर है? तो बच्चे बोलेंगे सर एलिजाबेथ है सिंगुलर, इतना इजी, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, तो सिंगुलर के साथ बीट नहीं होगा, यहाँ पे बीट्स होगा। बता दो ये आंसर किस किस का है, जरा कमेंट में बताओ सबके सब। भाई अगर तुमने इससे पहले कमेंट नहीं किया है तो ये कमेंट पक्का करना, बताओ जरा ये आंसर किस किस का है कि सर एलिजाबेथ सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर लगाओ, तो सी पार्ट में एरर है। अगर किसी ने ऐसा आंसर बोला है तो भाई बिल्कुल तुमने बिल्कुल ही गलत बोला है, ध्यान सुनना, और तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा ऐसी छोटी मोटी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। इसलिए बोलता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनो, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है बीट, बीट मतलब होता है किसी को हराना, मारना नहीं, हराना भी होता है। सेकंड फॉर्म भी इसकी बीट ही होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बीटन। फिर फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो बीटिंग, और इसी पे ई एस और ई एस लगता है तो बीट्स, फिफ्थ फॉर्म। अब सुनो, हम बोल रहे हैं 2021 में पास्ट की बात करें, एलिजाबेथ ने अपने राइवल को हराया, तो पास्ट की बात करें इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बीट होती है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। हम बोल रहे हैं पास्ट की बात, जैसे मैं लूंगा ही डाइड, वो मरा इन 2021 में मरा, तो पास्ट की बात बता रहा हूं। जब इन के साथ पास्ट का टाइम होता है तो हम सेकंड सिंपल पास्ट ही यूज करते हैं। 2021 की घटना बता रहे हैं पास्ट की, और जब पास्ट की कोई घटना बताते हैं तो सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बीट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई एरर नहीं है यहाँ पे, सी पार्ट में नहीं है एरर। एरर कहाँ पे है? एलिजाबेथ ने अपने राइवल को हराया विद द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल के साथ, या फॉर द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल के लिए हराया, तो फॉर मतलब होता है के लिए, तो गोल्ड मेडल के लिए हराया, तो विद नहीं आएगा वहां पे, फॉर द गोल्ड मेडल, तो प्रेपोजिशन का एरर था यहाँ पे, ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो बताओ भाई, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो भाई तुम कैसे करोगे? और ये कॉन्सेप्ट किसमें बेस्ड था? सिंपल वर्ब में। अगर तुम्हें वर्ब की फॉर्म नहीं पता है तो आज भी बता रहा हूँ, घर जाओ वर्ब की फॉर्म सबसे पहले पढ़ो, इसी से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखो एसएससी एमटीएस में है इवनिंग की शिफ्ट में, एमटीएस का एग्जाम बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो एलिजाबेथ ने हराया अपने राइवल को गोल्ड मेडल के साथ नहीं, विद मतलब होता है के साथ, गोल्ड मेडल के साथ नहीं, गोल्ड मेडल के लिए हराया, फॉर द गोल्ड मेडल। ऐसे क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लेके आया हूं जो क्वेश्चन धमाकेदार है। इंडिया हैज ज्वाइंड द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन, तो इंडिया ज्वाइन कर चुका है ग्लोबल फाइट, जो विश्व में फाइट चल रही है, किसके खिलाफ? टैक्स इवेजन के खिलाफ, कर चोरी के खिलाफ। तो जो कर चोरी के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उस पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है। अब बता दो, फाइट किसी के खिलाफ होती है तो अमंग नहीं आता है, अगेंस्ट आता है, फाइट अगेंस्ट टैक्स इन्वेजन, तो चोरी के कर के खिलाफ इंडिया ने लड़ाई शुरू की है, ज्वाइन की है, तो फाइट अमंग नहीं, फाइट अगेंस्ट टैक्स इवेजन, कर चोरी के खिलाफ, तो खिलाफ के लिए अगेंस्ट आता है, तो प्रेपोजिशन का एरर है, तो अमंग नहीं आएगा, अगेंस्ट आएगा, फाइट अगेंस्ट टैक्स इन्वेजन, तो जो कर चोरी है उसके खिलाफ इंडिया ने ज्वाइन कर ली है लड़ाई। और आज का लास्ट जो है वो है इफ यू प्लांट अ सीड, अगर तुम एक बीज को बोते हो, यू विल बी नोटिस, तो तुम नोटिस करोगे दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, कि कुछ समय लगता है उसको ग्रो होने में। तो वही बोल रहा हूं, अगर आज तुम बीज बोते हो, अगर आज तुम क्लास को पढ़ते हो, और या अगर आज से तुम क्लास पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो तुम ये नोटिस करोगे कि टाइम लगता है चीजों को और ज्यादा अच्छा होने में, बढ़ने में। तो इसलिए आज से पढ़ाई स्टार्ट करो, वोकैब आज से स्टार्ट करो, और आज से सीरियस हो जाओ और अपनी पढ़ाई को टाइम दो, और कुछ टाइम के बाद तुम पक्का इंप्रूव कर लोगे, और जो आज भी नहीं पढ़ेगा वो फिर कभी भी इंप्रूव नहीं करेगा। अब बताओ, देखो ये है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन है ये, इफ यू प्लांट अ सीड, ये है कंडीशन। अगर तुम प्लांट को बोते हो तो रिजल्ट है तुम नोटिस करोगे कि जो प्लांट है वो बढ़ेगा। तो अगर कंडीशन पार्ट है इफ यू प्लांट, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लांट, अगर तुम प्लांट करते हो सीड को, अगर तुम बीज को बोते हो, तो कंडीशन पार्ट अगर प्रेजेंट में होती है तो रिजल्ट पार्ट उसका फ्यूचर में होता है, और फ्यूचर की पैशन होती है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल बी नोटिस नहीं, यू विल नोटिस, तुम नोटिस करोगे।
सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे। विल बी नोटिस तो पैसिव वॉइस में होता है। क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? अभी तुम्हें बताया था यू हो गया डूअर, तुम नोटिस करोगे। और जब डूअर हो स्टार्टिंग में तो वो होता है एक्टिव वॉइस, तुम नोटिस करोगे, ना कि नोटिस किया जाएगा किसी के द्वारा। नहीं, हमने तुम नोटिस करोगे। तो डूअर स्टार्टिंग में है, यह है सब्जेक्ट, तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगा सिंपल फ्यूचर में, होगा एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे भी देखो एक्टिव वॉइस है, यू प्लांट अ सीड, तुम सीड को प्लांट करोगे। यू विल नोटिस, तो तुम नोटिस करोगे। तो कंडीशन पार्ट सिंपल प्रेजेंट और रिजल्ट पार्ट सिंपल फ्यूचर, और एक्टिव वॉइस में है दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों में डूअर आगे है यू। और अगर डूअर पीछे होता तो ये पैसिव वॉइस होते। तो बताओ कहाँ किस पार्ट में एरर हो गया, फिर बताओ सबके सब कौन से पार्ट में एरर है। यू विल बी नोटिस्ड, ये नहीं होगा, यू विल नोटिस होगा, तुम नोटिस करोगे, कि कुछ टाइम लगता है इंप्रूव होने में। तो बताओ आज की क्लास कैसी लगी सबको? आया ना मजा? और इंप्रूव हुआ? और क्या तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ पा रही है? तो अगर तुम्हें सब के सब पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करना और अपना फीडबैक सब के सब देना। भाई मुझे फीडबैक हर एक इंसान से चाहिए, ताकि अगर कोई अच्छी चीज हो तो वो भी मुझे पता चले, और इससे इंपॉर्टेंट है अगर कोई नेगेटिव या अगर कोई कमी रह जाती है तो वो भी मुझे बताना पक्का। और कल हमारी लास्ट क्लासेस पूरी सीरीज की 10 क्लास में मैंने बोला था तो मैं 500 एरर्स करवाऊंगा, तो कल लास्ट क्लास है और मैं चाहता हूं कल लास्ट क्लास में सबके सब बच्चा है। तो ये जो क्लास है भाई, देखो नीचे है शेयर का बटन, सबके सब उस शेयर के ऑप्शन में क्लिक करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, अभी के अभी सबके सब शेयर करो क्लास को, और सबको शेयर करो, सबको बोलो इस क्लास को देखो और कल की क्लास में सबके सब आना, ताकि हम इस पूरी सीरीज को एंड करें। भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है मैंने और हमेशा कर रहा हूँ, और तुम्हें दिख रहा होगा इन क्लासेस में कि मेरी मेहनत क्या है। तो मैं चाहता हूँ कल की क्लास में सबके सब आएं और इस क्लास को सबके सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बोलने की जरूरत नहीं है, अगर पसंद आएगा तो करना और नहीं पसंद आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता दिया करो। और कल की क्लास में स्टार्टिंग में ही जितने क्लासेस का अभी तक डाउट थे वो सब के सब डाउट्स मैं करवा दूंगा, तो उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, वहां से देख के पक्का रिवाइज कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं